नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं आज की खबर। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सेमीकंडक्टर डिस्प्ले विनिर्माण योजना में संशोधन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को भी हरी झंडी। सौर पीवी मॉड्यूल के लिए 19,500 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना पर मुहर। दवा और उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रलोभन देने के मुद्दे पर सख्त सरकार। दवा कंपनियों की मार्केटिंग प्रैक्टिस की समीक्षा के लिए पैनल का गठन। 90 दिन में रिपोर्ट देगा पैनल। 2021-22 में जीसीसी देशों को भारत का निर्यात बढ़ा 44%। 68% वृद्धि के साथ खाड़ी देशों में यूएई शीर्ष पर। जीसीसी के देशों में सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और यूएई शामिल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रूस में जवानों की आंशिक तैनाती की घोषणा। क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए सैन्य लामबंदी का आदेश। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के क्षेत्रों में जनमत कराने की योजना की निंदा की। और हास्य कलाकार और अभिनेता राजू श्रीवास्तव का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं और हस्तियों ने जताया शोक। उत्तर प्रदेश विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि। और हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के मामले में स्थिति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में राडिया टेप सामने आने के मद्देनजर निजता के अधिकार की रक्षा का अनुरोध किया गया था। राहुल गांधी ने केरल के मधवना से भारत जोड़ो यात्रा के 14वें दिन की शुरुआत की। उन्होंने समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सचिन पायलट भी उनके साथ थे। इसरो ने हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है, जिससे नए प्रक्षेपण वाहनों के लिए नई प्रणोदन प्रणाली का रास्ता साफ हो सकता है। हाइब्रिड मोटर का तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रणोदन कॉम्प्लेक्स में परीक्षण किया गया। मुंबई के नवा शेवा बंदरगाह पर हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1,725 करोड़ रुपए है। फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर फैसले से पहले शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 262 अंक लुढ़क कर 59,457 अंक पर बंद हुआ। एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमानों को पहले के 7.2% से घटाकर अब 7% कर दिया है। भारत अगले साल ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर पहली मोटो ग्रां प्री विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा, जिसे ग्रां प्री ऑफ भारत नाम दिया गया है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने वाले एक अहम विधेयक पर तय समय सीमा के भीतर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। राष्ट्रपति के इस कदम को संवैधानिक विशेषज्ञ संविधान का उल्लंघन करार दे रहे हैं। कनाडा सरकार देश में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए कोविड रोधी टीके लगवाने की अनिवार्यता सितंबर के अंत तक समाप्त कर सकती है। कनाडा में अभी उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति है जिनका कोविड टीकाकरण हो चुका है। आईसीसी ने कहा है कि द ओवल और लॉर्ड्स के मैदान 2023 और 25 में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करेंगे। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें उच्च दक्षता के सौर पीवी मॉड्यूल्स पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 19,500 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना के दूसरे चरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से करीब 94,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इस पहल का मकसद 1,000 मेगावाट क्षमता के उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स के विनिर्माण की क्षमता प्राप्त करना है। इससे करीब 1.37 लाख करोड़ रुपए के आयात में कमी आने का अनुमान है।
सौर पीवी मॉड्यूल में दक्षता में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। सोलर पीवी के लिए पीएलआई स्कीम का विस्तार करने का निर्णय किया गया है। पहले के जो 4500 करोड़ स्वीकृत हुए थे, उसके अलावा ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपए आज मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की योजना में संशोधन को आज मंजूरी दी है। इसके तहत सेमीकंडक्टर फैब के लिए 50% प्रोत्साहन की पेशकश की जाएगी। भारत में सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की योजना के तहत सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए पूंजीगत व्यय के 50% के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस तरह डिस्प्ले फैब परियोजना के लिए भी 50% वित्तीय सहायता देने का फैसला किया गया है। भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की योजना ने कई वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों को आकर्षित किया है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स, जिसको हम सेमीकंडक्टर फैब्स भी कहते हैं, दूसरा डिस्प्ले फैब्स और तीसरा कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड पैकेजिंग तथा सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान है। जो 30 से 50% तक का तीनों योजनाओं पर था, वो उसको हटाकर अब फ्लैट उसको 50% किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का अनावरण किया था। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य परिवहन की लागत को कम करना है और देश में वस्तुओं की आपूर्ति को बिना किसी रुकावट के बढ़ावा देना है। इस नीति का मकसद कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13 से 14% से घटाकर यानी 10% से नीचे लाना है। नीति के तहत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित नियामकीय ढांचे, कौशल विकास और प्रौद्योगिकियों के जरिए लॉजिस्टिक सेवाओं और मानव संसाधन में दक्षता लाने का लक्ष्य रखा गया है। और फिलहाल आज जो मंत्रिमंडल के फैसले रहे हैं उन पर विस्तार से जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, बताइए किस लिहाज से आज लिए गए फैसले अपने आप में महत्वपूर्ण है, खासतौर से जब लॉजिस्टिक नीति की बात करें तो इस क्षेत्र के लिए विस्तृत अब रूपरेखा तय होगी और हम देख सकेंगे कि बहुसाधन परिवहन जैसे अलग अलग क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। किस तरह से आज के फैसलों को अहम माना जाए? निश्चित तौर पे प्रीति, देखिए जो अभी तक हमारा जो एक लक्ष्य था कि हमको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और मैन्युफैक्चरिंग हब और आत्मनिर्भर भारत, इन दोनों को अगर जोड़ के देखा जाए तो हमको एक तरह से आयात जो कैपिटल का इंपोर्ट करना है, हमको टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करना है, लेकिन हमारे देश में ऐसी व्यवस्था बनानी है ताकि जो होता है कि फैक्ट्री गेट से लेकर लास्ट माइल तक हमको एक ऐसी कनेक्टिविटी देनी है डिलीवरी सिस्टम की, जिसमें कि कहें कि हम बिना किसी बाधा के और कम से कम लागत में वो सारी चीज़ें हों, तो इससे मूल्य वृद्धि भी कम होती है और इसके अलावा इसमें जो लोगों को रोजगार मिलता है बड़े पैमाने पे, क्योंकि आप सुगम जब बनाते हैं तो उसमें मानव संसाधन भी लगेगा। और एक जो सड़क पे अति निर्भरता है, सड़क पे अति निर्भरता को कम करके हवाई जहाज़ के माध्यम से या हो सकता है जल जहाज़ के माध्यम से पूरे लॉजिस्टिक्स को इंटीग्रेट किया जाए, तो इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काफ़ी विकास होगा और इसीलिए लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई है। और लक्ष्य ये है कि अगले 2030 तक दुनिया के 25 जो लॉजिस्टिक्स में जो सबसे कम खर्च वाले जो करने वाले जो देश है उन देशों में लाया जाए। अभी तक ये माना जाता है कि भारत में लॉजिस्टिक्स को जीडीपी में जो है 13 से 14% होता है, उसको 10% से कम लाने की बात है। तो यह कह सकते हैं कि एक हमारे देश के अंदर आंतरिक जो डोमेस्टिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, उसके लिए बहुत सहयोग का काम करेगा। दूसरी बात, जो सोलर पैनल वाला डिसीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है और सोलर पैनल के माध्यम से जो उच्च क्वालिटी के सोलर पैनल बनाए जाएंगे, इसमें जो सरकार का आकलन है कि तकरीबन 2 लाख लोगों को डायरेक्ट उसमें रोजगार मिलेगा और तकरीबन 8 लाख लोगों को डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट रोजगार है उसके मिलने की संभावना है। और जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो दुनिया में हम जो प्रयास कर रहे हैं और जो सोलर ग्रिड बना रहे हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाए हैं, इस जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को भी पूरा करने में यह काफ़ी कह
सकते हैं कि इसका काफ़ी योगदान होगा। और तीसरी जो बात है काफ़ी महत्वपूर्ण है, अभी आपने सुना होगा कि गुजरात में फॉक्सकॉन कंपनी जो ताइवान की सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे अहम कंपनी मानी जाती है, तो इस तरह की और भी कंपनियां आए और उनको किस तरह से इंसेंटिव दिया जाए ताकि इस तरह की और कंपनियां प्रोत्साहित हों और हमारे डोमेस्टिक जो कंपनी है उनके साथ अलायंस करके किस तरह से शुरू करने के लिए वो उनको एक सहूलियत होगी। इसलिए 50% की इंसेंटिव देने की बात है। तो कह सकते हैं कि ये जो 3 हमारे जो लक्ष्य है, मैन्युफैक्चरिंग हब, क्लाइमेट चेंज को को रोकने का प्रयास, और उसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी है, उसको बढ़ाने का प्रयास, इन तीनों मामलों में आज का जो कैबिनेट के जो 3 डिसीजन है काफी महत्वपूर्ण है। इन तीनों क्षेत्रों में इकोसिस्टम को कैसे और स्मूथ बनाया जाए, उसे लेकर ये फैसले काफी अहम साबित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश सुमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। सरकार ने फार्मा कंपनियों की ओर से अपनी दवाओं और उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रलोभन देने के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में कानूनी तंत्र तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति का गठन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की सिफारिश पर किया गया है। दवा विभाग ने फार्मा कंपनियों के लिए एक आचार संहिता UCPMP भी लागू की है, जो 1 जनवरी 2015 से प्रभावी है। इसे सभी प्रमुख दवा संघों ने अपनाया है। ये कार्यालय ज्ञापन 12 सितंबर को जारी किया गया। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति दवा विपणन व्यवहार की समान संहिता से संबंधित विभिन्न अन्य मुद्दों की भी समीक्षा करेगी। समिति में शामिल दूसरे सदस्यों में फार्मा विभाग की सचिव S अपर्णा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन नितिन गुप्ता शामिल हैं। दवा विभाग के एक संयुक्त सचिव सदस्य सचिव के तौर पर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM केयर्स फंड के न्यासी मंडल के साथ एक बैठक की और दिल खोलकर इस कोष में योगदान के लिए देशवासियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए न्यासियों और सलाहकारों की भागीदारी से PM केयर्स फंड की कार्यप्रणाली को व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा। बैठक के दौरान कोविड-19 के चलते अपने परिजनों को खो चुके 4,345 बच्चों की मदद करने वाले PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन सहित PM केयर्स की मदद से शुरू की गई विभिन्न पहलों के बारे में एक प्रस्तुति दी गई। बैठक में चर्चा की गई कि न सिर्फ राहत सहायता बल्कि शमन उपाय और क्षमता निर्माण के जरिए भी PM केयर्स के पास आपातकालीन और संकट की स्थितियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए एक बड़ा दृष्टिकोण है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कल अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके साथ ही देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की ओर से यह अधिसूचना जारी की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। राहुल गांधी के पार्टी की कमान नहीं संभालने के संकेत देने के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मुकाबला होने के आसार बढ़ गए हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया ऐसी है कि इलेक्शन में 10 डेलीगेट इकट्ठा होकर किसी को नॉमिनेट करे और वो हाँ कहे तो वो नॉमिनेशन जो है एक्सेप्ट किया जाएगा उसके अंदर उसमें, और उसके साथ ही नॉमिनेशन के साथ ही हम उनको क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इलेक्शन एजेंट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सब चीज़ हम उसको देते हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का स्पष्ट संकेत देने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। 40 साल 50 साल में पदों पे ही हूँ, मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। The only show of its kind that tries to demystify diplomacy and make complex international issues understandable to everyone. I am Vikas Swaroop. And every week, I bring you a new dispatch from the front lines of foreign affairs. We talk to the best experts who enlarge our understanding of foreign affairs and show us why the world matters to India and why India
matters to the world. So keep watching Diplomatic Dispatch only on Sunset Television. एक व्यक्ति था जो एक दिन अपने गिरजाघर नहीं गया, ठंड पड़ रही थी, आग सेक रहा था और बाहर उसने देखा कि कुछ एक चिड़ियाँ हैं जो ठंड में बर्फ़ से मर रही हैं और जगह ढूंढ रही हैं कि गर्माहट दिखे। शीशा था, आके कुट-कुट कर रही थी, लेकिन जो व्यक्ति था उसको तरस आया और वो बाहर गया और इशारा करता था कि वो अंदर आएँ, लेकिन चिड़ियाँ उसको देख के भाग गई। हमारे जो प्रभु यीशु का इस जगत में आना है, पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत काल का जीवन पाएगा। संसदीय गतिविधियों से जुड़ी हर खबर, संसदीय समितियों पर एक नजर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्यक्रम, संसदीय प्रशिक्षण की खबरों का साप्ताहिक ब्यौरा। पार्लियामेंट दिस वीक, हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खबर और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। गुजरात में निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और कांग्रेस के 14 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने अवरोध के बीच दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित विधायकों को मार्शलों की मदद से सदन से बाहर किया गया। आंध्र प्रदेश विधानसभा के 9वें सत्र के आखिरी दिन जमकर अवरोध हुआ। तेलुगु देशम पार्टी ने एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम बदलने के कदम का विरोध किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि बैठक में राज्य की तरफ से पक्ष रखा गया है कि एक हफ्ते बाद फिर से बैठक होगी। बैठक यमुना नदी पर 3 बड़े प्रोजेक्ट को लेकर हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लंपी वायरस पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में प्रोफेसर के शिखर सम्मेलन को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। हमारे यहाँ जो शिक्षण संस्थान है वो पुनरुद्धार के पथ पर हैं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 133 की मरम्मत की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह गोड्डा में जल सत्याग्रह पर बैठी। उन्होंने सड़क को दुरुस्त करने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। उन्हें 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। सीमा विवाद के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा के बीच दिल्ली में बैठक हुई। इसमें दोनों राज्यों के बीच के सीमा विवाद समेत अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। मणिपुर सरकार ने राजस्व को बढ़ावा देने के लिए शराब बनाने, उपभोग और बिक्री पर प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने का फैसला किया है। पाबंदी सभी जिला मुख्यालयों, पर्यटन स्थलों, बड़े होटलों और सुरक्षा बलों के कैंप से हटाई जाएगी। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव वाले क्षेत्र के चलते राजस्थान में मानसून के फिर सक्रिय होने की उम्मीद है और अगले 3 दिन में कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। संसद भवन परिसर में चल रहे हिंदी पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन जारी है। इसी कड़ी में आज लोकसभा सचिवालय ने अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। 48 ग्रुप बनाए गए, 144 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 5 राउंड में प्रतियोगिता संपन्न हुई। विलोम शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द राउंड भी इसमें शामिल किया गया। कुल 6 ग्रुपों को विजेता घोषित किया गया। कड़े मुकाबले में तृतीय पुरस्कार 3 ग्रुप को मिला। लोकसभा सचिवालय के अपर सचिव अनीता बी पांडा ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।
वहीं राज्यसभा सचिवालय ने हिंदी पखवाड़ा 2022 के तहत हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें हिंदी राजभाषा के नियमों की जानकारी दी गई, हिंदी ई टूल्स की जानकारी दी गई। 2 सत्रों में कार्यशाला का आयोजन हुआ। पहले सत्र में राकेश कुमार, निदेशक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने कार्यशाला को संबोधित किया। दूसरे सत्र को कर्मचारी राज्य बीमा निगम संयुक्त निदेशक श्याम सुंदर कथुरिया ने संबोधित किया। कृषि मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पैदावार का पहला अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। मक्का और गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। इसके मुताबिक खरीफ सीजन में 149.92 मिलियन टन खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान है। इसमें खाद्यान्न लगभग 150 मिलियन टन, तिलहन 23.57 मिलियन टन, कपास 34 मिलियन टन से ज्यादा और गन्ने का 465 मिलियन टन से ज्यादा उत्पादन होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन पिछले 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 7 मिलियन टन के लगभग अधिक होगा। खाड़ी सहयोग परिषद के 6 देशों को भारत का निर्यात 2021-22 में सालाना आधार पर 44% बढ़कर लगभग 43.9 अरब डॉलर हो गया। वित्त वर्ष 2020-21 में आंकड़ा 27.8 अरब डॉलर था। निर्यातकों के शीर्ष संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जानकारी देते हुए कहा है कि निर्यात में 68% वृद्धि के साथ खाड़ी देशों में यूएई शीर्ष पर रहा। भारत के दूसरे सबसे बड़े व्यापार साझेदार और निर्यात के लिहाज से सबसे बड़े साझेदार यूएई को निर्यात बीते वित्त वर्ष में बढ़कर 28 अरब डॉलर पर पहुंच गया। ये आंकड़ा वित्त वर्ष 2020-21 में 16.7 अरब डॉलर था। जीसीसी की स्थापना मई 1981 में हुई थी। इसके सदस्य सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और यूएई हैं। और अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर परमाणु हथियारों को लेकर रूस को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके देश के पास जवाब देने के लिए बहुत सारे हथियार हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज पहली बार सैन्य लामबंदी का भी आदेश दिया। उनका कहना है कि परिस्थितियों को देखते हुए रूस में आंशिक सैन्य लामबंदी जरूरी है। टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम विशेष संबोधन में रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर किसी ने रूस की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती दी तो लोगों की रक्षा के लिए सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बीच दुनिया भर के नेताओं ने रूस की ओर से यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराने की योजना की निंदा की थी। इसके बाद ही रूस की ये प्रतिक्रिया आई है। मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव 58 साल के थे और 40 दिन से ज्यादा समय से अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और हस्तियों ने शोक जाहिर किया है। मनोरंजन जगत में 1980 के दशक के अंत से सक्रिय राजू श्रीवास्तव को 2005 में स्टैंड अप कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के पहले सीजन में भाग लेने के बाद काफी लोकप्रियता मिली थी। उन्होंने मैंने प्यार किया, बाजीगर, बॉम्बे टू गोवा रीमेक और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जैसी फिल्मों में अभिनय किया। वो बिग बॉस सीजन 3 में नजर आए थे। वो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी थे। राजू श्रीवास्तव के निधन पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कुछ पल मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। सैन डिएगो सफारी पार्क में 6 सप्ताह के नर दक्षिणी सफेद गैंडे का नामकरण हुआ। बेबी रायनो का जन्म इस महीने 6 अगस्त को हुआ था। जाते जाते आपको दिखाते हैं बेबी रायनो की कुछ दिलचस्प तस्वीरें। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।